हेलो, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स का रैपिड रिवीजन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले हम बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर्स की। आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहा है एक बहुत शानदार, बहुत बढ़िया ह्यूमैनिटीज का चैनल द ट्विन ब्रोज। इस चैनल को मैंने खुद ने चेक किया है, लिटरली ये यूट्यूब का पूरा बेस्ट चैनल है। इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है और इनके जो नोट्स हैं भाई, क्या ही नोट्स हैं, मैंने खुद चेक किए हुए हैं। इनके नोट्स बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे हैं। अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको इन्हीं के नोट्स परचेज करना है। परचेज करने के बाद इनके वेबसाइट और एप्लीकेशन से आप उन नोट्स को एक्सेस कर पाएंगे। इतनी स्क्रिप्ट मुझे टीटीबी वालों ने भेजी थी तो मैंने पढ़ दी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में आगे। तीन ट्रेवलर्स हैं जिनकी इस चैप्टर में मेन हम बात कर रहे होंगे। तीनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे अल बिरूनी साहब, जिनका बर्थ हुआ 973 सीई में। एनसीईआरटी में सीई नहीं लिखा हुआ है, बट जब भी सिर्फ डेट लिखी हो ना तो ये अंडरस्टैंडेबल होता है कि वो सीई होता है। जैसे कि 2024 तो ये सीई है। ख्वारिज़म में ये एक इंटेलेक्चुअल फैमिली को बिलोंग करते थे। इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी थी। जितने भी हम ट्रेवलर्स की बात करेंगे ना, सबकी एजुकेशन अच्छी थी, सभी लोग इंटेलेक्चुअल्स थे। ये सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत में वेलवर्स थे। ग्रीक इनसे नहीं आती थी पढ़ते, लेकिन ग्रीक के जो ट्रांसलेशंस थे अरेबिक में उनको ये पढ़ रहे थे। तो अरिस्टोटल हो गए, प्लाटो हो गए, ग्रीक फिलोसफर्स हो गए, इन सबके वर्क्स इनने पढ़ रखे थे। तो काफ़ी एक नॉलेजेबल बंदे थे। 1017 में होता यह है कि सुल्तान महमूद यहाँ ख्वारिज़म में अटैक कर देते हैं। और जब कोई रूलर अटैक करता है ना तो वो जब वापस जाता है तो कुछ स्कॉलर्स को, कुछ पोइट्स वगैरह को पकड़ के लेके चले जाता है। तो यही होता है, ये ख्वारिज़म से अब इनको पकड़ के लेके जाया जाता है सुल्तान महमूद की जो कैपिटल है गजनी, वहाँ पे। बाकी की ज़िंदगी ये गजनी में बिताते हैं। इनिशियली तो ये एज हॉस्टेज आते हैं, लेकिन धीरे धीरे गजनी में इनको रहना अच्छा लगने लग जाता है। वैसे एक जल्दी से हम ना थोड़ा सा बात कर लेते हैं किस एरिया की वर्ल्ड मैप में हम बात कर रहे हैं। ये है हमारा इंडिया। तो इनिशियली ये हमारे इंडिया से थोड़ा सा दूर, यहाँ कहीं उज़्बेकिस्तान में, ख्वारिज़म में रहते थे। अब इनको गजनी अफगानिस्तान रीजन में ला दिया गया है। अब क्योंकि अफगानिस्तान में आ गए हैं, जो कि इंडिया से बहुत ज़्यादा पास है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, तो अब इनका इंडिया के साथ लिंक बनना चालू होता है, जिसको हम इस चैप्टर में देख रहे होंगे। अल बिरूनी ने किताब लिखी, किताब उल हिंद। इसके बारे में डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क के लिए। अगर आपने हमारे सैम्पल पेपर लिए हुए हैं, हमारे नहीं, द ट्विन ब्रोस के, तो उन्होंने भी एक क्वेश्चन इसका डाला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि किताब उल हिंद के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसको अरेबिक में लिखा गया है, सिंपल और ल्यूसिड, यानी कि एक सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। एक वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है। इसमें अराउंड हमें 80 चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, मैनर्स एंड कस्टम, सोशल लाइफ, वेट्स, मेजर्स, आइकोनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें हमें देखने को मिल जाता है। एटलीस्ट कुछ तो इनमें से याद रख लेना, क्योंकि जब लिखने आएगा तो कुछ नाम तो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अब हमें एक स्ट्रक्चर भी इसमें देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर जो हमारे चैप्टर्स हैं, सारे नहीं बट ज़्यादातर, एक क्वेश्चन के स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हमें उसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ये संस्कृत टेक्स्ट वगैरह पढ़ रहे थे, संस्कृत ट्रेडिशंस के अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे। उसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, जो इनका नॉलेज था उसके बेसिस पे उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देते थे और फिर कंक्लूड करते थे कंपैरिजन ड्रॉ करके बाकी कल्चर के नॉलेज से, बाकी कल्चर्स के कंपैरिजन से। तो ये एक स्ट्रक्चर हमें इनकी किताबुल हिंद में देखने को मिल जाता है। अब इब्न बतूता की जो हमारी बुक ऑफ ट्रेवल्स थी उसका नाम था रिहला। अरेबिक में इसको लिखा गया था। जो हमारे इब्न बतूता थे ये मोरक्कन ट्रेवलर थे। मोरक्को में टेंजियर है, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। 1332-33 में ये इंडिया के लिए निकले। लेकिन इब्न बतूता का क्वेश्चन आता है कि एक ग्लोब ट्रॉटर इनको बोला जाता है। इनको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। इनका मानना ये था कि रियल जो नॉलेज है वो आपको ट्रैवल करके मिल रहा होता है, ना कि किताबों से। तो इन्होंने बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल किया। इंडिया आने के पहले मक्का जा चुके थे ऑलरेडी। सीरिया, इराक, पर्शिया, येमेन, ओमान में ट्रैवल कर चुके थे। ईस्ट अफ्रीका के बहुत सारे ट्रेडिंग पोर्ट्स में ये ट्रैवल कर चुके थे। इंडिया आने के बाद भी ये कई जगहों पर ट्रैवल करते रहे। ये पहुंचे सिंध में 1333 में, जहां पे इन्होंने नाम सुना कि मोहम्मद बिन तुगलक है, जो कि बहुत बड़ा एक पैट्रन है आर्ट का, लिटरेचर का, तो चलो उससे मिलने जाना चाहिए। तो ये मुल्तान और ऊच होते हुए पहुंचते हैं दिल्ली हमारे मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए। जो तुगलक है हमारा सुल्तान, वो इनकी स्कॉलरशिप को देख के, इनके नॉलेज को देख के इम्प्रेस हो जाता है। तो इनको एज अ काजी ये दिल्ली में जॉब दे देता है। तो कुछ टाइम तक एज काजी ये सर्व करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ
रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो इनको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वापस से निकल आते हैं और वापस से इनके सुल्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। और उसके बाद इनको भेजा जाता है 1342 में चाइना की ओर एज एन इनवॉय। अपना जो सुल्तान है वो एज अ मैसेंजर इनको भेजता है चाइना की तरफ। लेकिन चाइना जाने के पहले ये अगेन बहुत सारी जगह पे जा रहे होते हैं। मालाबार कोस्ट जाते हैं, मालदीव जाते हैं, 18 मंथ वहाँ पे काजी सर्व करते हैं। उसके बाद श्रीलंका जाते हैं, मालाबार वापस आते हैं, मालदीव वापस जाते हैं, बंगाल और असम जाते हैं, और उसके बाद फाइनली ये सुमात्रा के लिए निकलते हैं। वहाँ से जैतून चाइना में पहुंचते हैं और फिर नॉर्दर्न साइड की बात करें तो चाइना के बीजिंग रीजन तक पहुंच रहे होते हैं। बीजिंग की जगह मैंने विजिटेड को लाल कर दिया है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाना, यहाँ पे बीजिंग को मुझे लाल करना था। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि इस बंदे को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। डरो मत, एटलीस्ट कुछ नाम तो यहाँ से याद कर ही लो ताकि आप वहाँ पे मेंशन कर सको। क्वेश्चन ये नहीं आएगा 3 मार्क के लिए कि सारी जगह बताओ कहाँ कहाँ ये गए थे। क्वेश्चन ये आएगा कि इनको घूमना बहुत पसंद था, तो एटलीस्ट कुछ नाम तो आपको पता होना चाहिए। जितने ज़्यादा नाम याद रख सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ लो, 1-2-3 बार पढ़ लोगे, याद होने लगेगा। मैंने ये बना ही दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब ये गुदा हुआ नहीं था तब का, और वो 1-2 बार पढ़ना याद हो जाएगा। अब अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो और कमेंट करो ई साला टॉप नाम दे, क्योंकि हम करेंगे टॉप। सबके आने चाहिए 100% इस बार के बोर्ड में, और कोई कमेंट नहीं होना चाहिए भाई। इस वीडियो में सिर्फ एक ही कमेंट दिखना चाहिए, ई साला टॉप नाम दे, और कोई कमेंट ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक कमेंट, ई साला टॉप नाम दे। हाँ, बाकी लोगों के लिए कुछ नोट है, मैं नहीं पढ़ूंगा, नो ऑफेंस। अब हम बात कर लेते हैं फ्रांसवा बानिया की। ये एक फ्रेंच मैन थे, इनका प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन है फ्रांसवा। बाकी आप चाहे तो फ्रैंकोइस बुलाएं, चाहे तो आप गोड़गोबा, जो आपका मन हो वो बुलाएं, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन है फ्रांसवा। ये फ्रेंच मैन थे। इनका जो ट्रैवल बुक था उसका नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जिससे हमें समझ में आ चुका है ये मुगल एम्पायर से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड थे। ये एक डॉक्टर थे, एक फिजिशियन थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, एक हिस्टोरियन थे। इन्होंने इंडिया में 1656 से 1668 का टाइम बिताया। इनिशियली ये दारा सुको, हमारे शाहजहाँ के जो एल्डेस्ट सन हैं, उनके अंडर में एज अ फिजिशियन यानी कि एज अ डॉक्टर काम कर रहे थे, हकीम काम कर रहे थे। फिर इन्होंने दानिशमंद खान, जो कि एक अर्मीनियन नोबल थे हमारे मुगल कोर्ट में, उनके साथ काम किया एज एन इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट। इन्होंने जो अपना टेक्स्ट लिखा वो इन्होंने डेडिकेट किया लुई 15 को, जो कि फ्रांस के किंग थे। ये अपना जो टेक्स्ट था वो इस तरीके से लिखते थे, मान लो एक किंग को लेटर लिख रहे हो या फिर किसी ऑफिशियल को लेटर लिख रहे हो, और इसमें इंडिया की अक्सर बुराई कर रहे होते थे, इंडिया को कंपेयर कर रहे होते थे यूरोप के साथ। काइंड ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन का इनका टेक्स्ट होता था कि एक तरफ इंडिया का दो दशा लिखी हुई है और दूसरी तरफ यूरोप उससे कितना ज़्यादा बेटर है वो लिखा हुआ है। ऐसा कंपैरिजन ड्रॉ कर करके अपना टेक्स्ट पूरा लिख रहे होते थे। ऐसा लगता है कि मान लो कि फ्रांस में लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, इंडिया की दशा दिखाते हुए कि ये सब चीज़ें नहीं करना है, इसकी ऑपोजिट चीज़ें आपको करना है। इस तरीके का इनका टेक्स्ट था। तो जहाँ पे भी आप बानिया का टेक्स्ट देखोगे आपको समझ में आएगा कि हर जगह पर ये कर रहे थे इंडिया की बुराई। अब इस चैप्टर में ना हम थोड़ा सा आगे पीछे स्विच कर रहे होंगे। अल बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा, दोनों के सबके टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए और सबकी चीज़ें पता होना चाहिए किसने किस चीज़ के बारे में क्या बोला था। अल बिरूनी ने कुछ बैरियर्स बताए थे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उनको क्या क्या बैरियर्स फेस करने पड़ रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए। ये 3 मार्क के लिए आ जाता है। 3 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि जो संस्कृत है वो बहुत ज़्यादा अलग है अरेबिक और पर्शियन से, तो इनको ट्रांसलेट करना इजी नहीं है, इनको समझना इजी नहीं है इन टेक्स्ट को। इसके बाद इसके बाद उन्होंने बताया कि जो रिलीजियस डिफरेंसेस है उनके कल्चर में और हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कल्चर्स में ये बहुत ज़्यादा है, तो ये एक सेकंड बैरियर हो गया। और थर्ड बैरियर इन्होंने बताया कि लोग यहाँ के इंडिया के बहुत ज़्यादा सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हैं और इंसुलर हैं, बेसिकली बाहर के कल्चर्स के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अपने बारे में ज़्यादा एक्सप्रेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए जो लोकल पॉपुलेशन है इसका सेल्फ एब्जॉर्प्शन थर्ड बैरियर इन्होंने बताया। अल बिरूनी ने फिर बोला कि जो इंडिया के यहाँ पे ये जो कास्ट डिवीजन है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, 4 फोल्ड हमारा वर्ना सिस्टम है, ये इंडिया का अकेले का यूनिक सिस्टम नहीं है। ऐसे ही तो हमें डिवीजन पर्शिया में भी देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि ये कास्ट सिस्टम, ये जो डिवीजन है, ये इंडिया के यूनिक नहीं है। लेकिन जो पॉल्यूशन का नोशन है इसको इन्होंने क्लियरली रिजेक्ट किया। इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई कि कोई काम करने से कोई पल्यूट हो गया या फिर कोई काम इम्प्योर नेचर के हैं। हर एक चीज़ जो नेचर में है वो प्योर हो जाती है और ऐसा पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट सही नहीं है। इन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो इस्लाम है उसमें हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो अल बिरूनी है ये एक इस्लामिक स्कॉलर थे, एक इस्लामिक फैमिली को बिलोंग करते थे। तो इन्होंने क्या बताया कि इस्लाम में सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, डिफरिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर पियरिटी, कि कोई कितना भगवान अल्लाह के लिए कितना
आस्था रख रहा है उसके बेसिस पे डिविजन्स हैं, लेकिन एज अ मैन सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। इब्न बतूता ने अब हमारे सिटीज़ के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन लिया ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर एक जगह हमें देखने को मिलती है कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये सब इन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ के जो मार्केट्स हैं वो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर किसी को काम करना है तो यहाँ पे काम है। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने यहाँ के बाज़ार के बारे में बताया कि बहुत कलरफुल बाज़ार हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिक रही होती हैं और बहुत अच्छे बाज़ार हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इब्न बतूता के बारे में ये भी पूछ लिया जाता है, इन्होंने पोस्टल सिस्टम के बारे में क्या बोला, तो इन्होंने बोला कि पोस्टल सिस्टम यहाँ का बहुत बढ़िया है। इन्होंने बताया कि अगर आपको सिंध से दिल्ली ट्रैवल करना है तो नॉर्मली ट्रैवल करने में 50 दिन लग जाते हैं, लेकिन जो स्पाई लोगों के मैसेजेस वगैरह होते हैं ना वो तो 5 दिन में ही पहुंच जाते हैं। तो लाइक 50 दिन का सफ़र 5 दिन में, इतना तेज़ है यहाँ का पोस्टल सिस्टम। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता कि क्यों तेज़ है, लेकिन एक बॉक्स में हमारे एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है कि ये लोग क्या करते थे, दौड़ रहे होते थे, थोड़ी देर दूर दौड़ते थे, फिर दूसरा बंदा दौड़ता था, फिर तीसरा बंदा, ऐसे करके 50 दिन का सफ़र 5 दिन में ये लोग कवर कर लेते थे। अब बर्निया, हमारे फ्रांसवा साहब ने मुगल इंडिया को कंपेयर किया हमारे यूरोप के साथ और उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएटर है मुगल इंडिया और यूरोप में वो है यहाँ पे लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। टर्म याद कर लो, यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्राउन ओनरशिप है, मतलब जितना भी लैंड है वो सारा का सारा मुगल क्राउन के अंडर में आता है और लोगों के हाथ में खुद का लैंड नहीं है। इन्होंने बताया कि ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बर्निया का जो डिस्क्रिप्शन था जो उन्होंने दिया, इसी ने इन्फ्लुएंस किया वेस्टर्न थ्योरिस्ट मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स जैसे लोगों को। यहाँ पे नाम याद रख लो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ये वाला लोगों से आंसर बनता ही नहीं है, लोग भूल जाते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म दिया है कि मतलब जो ओरिएंट है, जो हमारा ईस्टर्न साइड का जो किंग है वो एक डिस्पोटिक रूल कर रहा होता है, उसके अंडर में पूरा लैंड है और सिर्फ किंग और उसके जो नोबल्स हैं वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बाकी सब लोग जितने भी पूरा सेक्शंस हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, सब लोग सफ़र कर रहे होते हैं। तो एक डिस्पोटिक नेचर के बारे में मॉन्टेस्क्यू ने अपनी थ्योरी में बताया। उसके बाद इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए कार्ल मार्क्स ने अपनी एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन दी, जिसमें अगेन इन्होंने यही बात करी कि क्राउन ओनरशिप है। इजैलिटेरियन सोसाइटीज इमर्ज हो गई हैं जिनके हाथ में जितना भी सरप्लस आता है, मतलब जो प्रोडक्शन से जितना भी बेनिफिट वो लोग करते हैं वो पूरा का पूरा स्टेट हड़प लेता है और फिर इस तरीके से वो इजैलिटेरियन सोसाइटीज चल रही हैं जहाँ पे कोई ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि सबका ही प्रॉफिट छीन लिया जाता है। तो वो अपने हिसाब से चल रही होती हैं जब तक ये लोग सरप्लस किंग को दे रहे हैं, किंग इनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा होता है। तो इस तरीके से इन्होंने दोनों ने डिस्क्रिप्शन दिया हमारे फ्रांसवा से इंस्पायर होके। लेकिन ये जो बर्निया का डिस्क्रिप्शन था ये एक्यूरेट नहीं था, ये बहुत ज़्यादा एक ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर थी। आगे के चैप्टर में हम बात करेंगे कि इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ इजैलिटेरियन सोसाइटीज़ नहीं थी, सिर्फ क्राउन ओनरशिप नहीं थी, एक्चुअल में हमें देखने को मिलता है कि लोगों के हाथ में लैंड था। हमें रिलीजियस टाउन्स देखने को मिल जाते हैं, हमें पोर्ट टाउन्स देखने को मिल जाते हैं, हमें हर टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो बोल रहा है कि भाई सिर्फ क्राउन ओनरशिप है, किसी के हाथ में कोई डिफरेंसेस नहीं है, सब इक्वल है, इजैलिटेरियन सोसाइटी है, ये सब बातें थोड़ी सी ओवर सिंप्लीफाइड है। अब हमें एक और चीज़ देखने को मिल जाती है इन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के थ्रू कि कई बार ये जो हमारे यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज़ हो रही होती हैं, सोशल इनइक्विटीज़ होती हैं, उनको एज नेचुरल देखने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमारे बिरूनी साहब आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो उन्होंने पता क्या किया था, उन्होंने स्लेव्स खरीदे थे और मोहम्मद बिन तुगलक को गिफ्ट किए थे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है कि भाई यहाँ पे स्लेव्स वगैरह बिक रहे हैं, तो उन्होंने तो ऐसे ही देख लिया कि भाई हाँ भाई स्लेव्स बिकना तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैंने बिरूनी बोल दिया क्या? इब्न बतूता साहब ने मोहम्मद बिन तुगलक को हॉर्सेस, कैमल्स और स्लेव्स गिफ्ट किए थे। इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है कि हमारे यहाँ पे सती प्रथा भी चल रही थी। तो सती प्रथा के बारे में फ्रांसवा बर्निया ने डिस्क्रिप्शन देने का सोचा। इन्होंने बताया कि यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि कुछ लोग तो एक्सेप्ट करते हैं सती प्रथा को, लेकिन कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली आग में डाल दिया जाता है। इन्होंने एक लड़की का डिस्क्रिप्शन दिया कि वो जाना नहीं चाहती थी, वो कांप रही थी, लेकिन उसको आग में फेंक दिया गया। हालांकि ये भी बात एकदम सही नहीं है कि विमेन की सिर्फ यही हालात थी। हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विमेन भी बहुत सारे काम कर रही थी। विमेन एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाती है। तो इनका जो डिस्क्रिप्शन है कई बार हम उसको फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते कि हर चीज़ सही ही होगी, हमें बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करना पड़ता है और इस तरीके से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पर्सपेक्टिव को, स्टोरी को सही से फ्रेम करना होता है। इस चैप्टर में इतना ही।
अभी तो नया चैप्टर नहीं आया, बट आई होप जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जाओ भाई, अगली वीडियो देखो, जाओ, बाय।